हाय दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ट्रांसफार्मर के 50+ क्वेश्चन। दोस्तों, मैं ATC इलेक्ट्रिकल हिंदी से जितेंद्र सर। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विभिन्न मशीनों में लैमिनेटेड क्रोड का उपयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैमिनेटेड कोर का उपयोग कॉपर हानि को कम करने के लिए नहीं किया जाता है, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। सेथेल हानि से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते। इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्रोड को जब लैमिनेटेड किया जाता है तो केवल भंवर धाराओं को ही रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रतिशत नियमन मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर जो नो लोड होता है, नो लोड और फुल लोड दोनों का अंतर को हम फुल लोड से भाग दे देते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री हॉट रोल्ड का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया तो जाता है, परंतु जो ट्रांसफार्मर खदानों में उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मरों में इसका उपयोग किया जाता है। कास्ट स्टील का उपयोग करते नहीं हैं, केवल यहाँ पर उपयोग किया जाता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसको CRGO के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ गिलास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर गुलाबी हो जाता है। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, नीले से रंग गुलाबी हो जाता है। जो शुष्क अवस्था में होता है तो सिलिका जेल का रंग जो होता है ब्लू होता है, शुष्क अवस्था में ब्लू रंग होता है, और जब नमी अवशोषित कर लेता है तो पिंक हो जाता है, और जब उड़ता नमी अवशोषित कर लेता है या फिर हम कहेंगे कि ताज़े सिलिका जेल का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को जब धारा प्रवाहित होती है तो जो सीटी होती है, सीटी के द्वितीयक को कभी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीटी ब्लास्ट हो जाती है इसी कारण से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर मतलब PT का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जिसको PT कहते हैं, PT इसके प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होती है। अर्थात ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। PT जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा तो द्वितीयक में फेरों की संख्या कम और प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक रहेगी। अतः ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम, प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। ये गलत है। अगला हो जाएगा सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। जो PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें सेकेंडरी में फेरों की संख्या होती है कम, प्राइमरी में होती है ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका ये बी सही हो जाएगा, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की लॉक रोड में पटलन करने का संयोजन
प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब पटलित कर देते हैं तो वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जब किसी क्रोड को पटलित किया जाएगा, जब क्रोड को पटलित किया जाता है तो भंवरधारा हानियाँ कम होती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। समान रेटिंग, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। यहाँ फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। जब ट्रांसफार्मर को समांतर में लगाते हैं, आवृत्ति दोनों की समान होना चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए। ये केवीए रेटिंग जो है, केवीए रेटिंग ये नहीं है। ये समान हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दिखाया गया है, दी गई आकृति में, यहाँ दी गई आकृति को पहचानिए। तो दी गई आकृति को पहचानने के लिए देखिए दोस्तों, ये क्या दिया गया है। यहाँ पर ये आकृति जो है ये स्वचालित परिणामित्र अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर, ये चौक कुंडली नहीं है। 9 नंबर का ए सही है आपका। ये चौक कुंडली नहीं है। चौक कुंडली के लिए इस प्रकार से बनाया तो जाता है, परंतु इसके अंदर या फिर इस प्रकार से बना करके इसके ऊपर या नीचे क्रोड का सिंबल दिया जाता है। ये दोनों चौक कुंडली हैं, जबकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, मतलब कॉइल तो है ही नहीं, कॉइल को सीधे ही छोड़ देते हैं। चौक भी नहीं है और रियोस्टेट भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है, अर्थात घर्षण हानियाँ जो होती हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, वो 0% होती हैं। अगला, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो केवल एसी पर कार्य करती है। यहाँ स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को करती है। यही है 11 नंबर का सी सही है ऑप्शन आपका। मतलब डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता। इसमें भी डीसी है, इसमें भी डीसी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है। द्वितीयक शक्ति होगी, यहाँ पर जैसे बोला गया है कि देखिए दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर का विभव अनुपात 2:1, तो यहाँ पर द्वितीयक शक्ति पूछी गई है। तो द्वितीयक का पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका P इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू, और ये विभव अनुपात ले लेते हैं 1/2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 50। देखते हैं दोस्तों क्या आता है 12 नंबर का। हाँ सॉरी दोस्तों, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है पावर को केवल ट्रांसफ़र करता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर कभी मतलब कम या ज़्यादा नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर इसके विभव या पोटेंशियल रेशियो से या जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उस पर उसका मतलब पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पावर जो आपका प्राइमरी में होगा वही सेकेंडरी में होगा। पावर केवल जो बदलता है वो केवल आपका वोल्टेज और करंट होता है। पावर आपका जो 100 था वो प्राथमिक में उतना ही द्वितीयक में भी होगा। तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये वाला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी पटलित किया जाता है क्रोड को, ठीक है, तो रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। रिलक्टेंस को कम करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है रिलक्टेंस का, केवल भंवर धारा को ही कम करता है, हिस्टैरिसीस हानियों को भी कम नहीं करता है। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए यहाँ सिलिकॉन मिलाया जाता है। यहाँ केवल आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक करती है, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला,
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखिए, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तारों की घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक में धारा की कमी हो जाती है। जब एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जब द्वितीयक में तारों की संख्या अधिक बनाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जो है, सेकेंडरी के वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी और करंट कम होगी, धारा का मान कम होगा और वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है एक विशिष्ट parameter। एक विशिष्ट मतलब स्पेशल होता है। एक विशिष्ट parameter जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, इसको बूलियन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये बूलियन, ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ये ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा होता ही नहीं है जो सिग्नल जो है कम ज़्यादा, मतलब एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार से सिग्नल चल रहे हैं, इस प्रकार से सिग्नल चल रहे हैं, इस प्रकार से सिग्नल चल रहे हैं, तो इनको एक समान सिग्नल बनाने के लिए इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला है 100 वाट 200 वोल्ट का एक दीप्त बल्ब 220 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगाया गया है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विपरीत हो जाए तो बल्ब, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है, इस प्रकार से एक बल्ब लगाया गया है, तो यहाँ पर ये होगी इसकी प्राइमरी और ये हो गया इसका सेकेंडरी। जब ये सेकेंडरी एक तरीके से ये शॉर्ट थी या किसी भी उपकरण के द्वारा, तो इसमें धारा कंटिन्यू इधर से इसमें जो फ्लक्स प्रवाहित हो रहा था, इस साइड में धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो प्राइमरी में केवल धारा प्रवाहित होगी वो फुल लोड करंट की 2 से 5%। जब ये शॉर्ट सर्किट रहेगा सेकेंडरी, तो इसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये ज़्यादा चमकेगा। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तब इसमें से केवल 2 से 5% ही धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये बल्ब कम चमकेगा। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है ऑप्शन में, ग्लो नहीं करेगा, ये तो गलत है, चमकेगा तो ज़रूर। फिर सामान्य चमक से कम चमकेगा, यही सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। सामान्य चमक जैसा ये सब गलत हैं, यही बी सही है, तो थोड़ा बहुत कम चमकेगा। अगला 18 नंबर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखिए दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होता है, ये तो गलत है। दोनों ट्रांसफार्मर में पावर हमेशा समान रहता है दोनों पक्षों में। अगला है प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसकी द्वितीयक में करंट कम होता है। जैसे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा। सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी द्वितीयक में। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होता है, तो सेकेंडरी में जब करंट अधिक होगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। फेज सदैव 180 ये तो होता ही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। अब भंवर धारा हानियों को घटाने के लिए क्रोड को पटलित कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर जो क्रोड होती है उसकी मोटाई को और कम कर देना चाहिए। तो 19 नंबर का सी, पटलन की मोटाई को घटाना चाहिए। ये जो भंवर धारा हानियाँ होती हैं, जो WE होती हैं, ये जो F² BM² T² होता है, ये होती है क्रोड की मोटाई। क्रोड की मोटाई के जो भंवर धारा होती हैं, एडी करंट होते हैं, क्रोड की मोटाई के वर्ग के सीधे समानुपाती होती हैं, टी के वर्ग के सीधे समानुपाती होती हैं। अगर हम टी की मोटाई को घटाएंगे भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती हैं, ये फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो भी कम हो जाएंगी, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को घटाएंगे तो भी कम हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका पटलनों की मोटाई को घटाकर, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में
अधिकतम दक्षता के लिए शर्त, अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है हमेशा 20 नंबर का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। अधिकतम दक्षता के लिए शर्त जो होगी कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है, जब WC इक्वल टू WI ये पोजीशन होता है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। और ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जो होती है फुल लोड पर वो 95 से 98% के आसपास होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर अधिकतम पूछी जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जो होती है वो 1/2 फुल लोड पर होती है या 50% होती है, 50% फुल लोड पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में ऑयल का कार्य। तो ऑयल का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेशन करना और उसको ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। बिजली गिरने के विरुद्ध ये तो गलत है, शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध ये भी गलत है। गति अंगों को लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेट करने का कोई काम ही नहीं है वहाँ, केवल इंसुलेशन करना और उसको शीतल करना, यही आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बुकोल रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। अब यहाँ सभी किस्म के आंतरिक दोष, यही दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही है। जो बुकोल रिले है ट्रांसफार्मर के सभी आंतरिक दोष को मतलब दोषों से सुरक्षा करता है। ये टर्न से टर्न ये तो है ही नहीं, बाइंडिंग क्रोड ये भी नहीं है, ये क्रोड से बाइंडिंग तक दोष ये भी नहीं है, केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला, करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए, उसको लघुपथित कर देते हैं। दोस्तों देखो कौन सा ऑप्शन सही है, विपरीत नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये वो संपर्कित गलत है, ओपन सर्किट गलत है। ठीक है, मीटर से कनेक्टेड जब विपरीत होगा, विपरीत मतलब जब प्रयोग में ना हो, तो जब प्रयोग में ना हो, जब मीटर लगा देंगे तब तो प्रयोग में है ही, जब प्रयोग में नहीं होता है तो उसकी द्वितीयक को एक मोटे कॉपर वायर के द्वारा लघुपथित शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे कि सेकेंड मतलब जो सीटी है वो ब्लास्ट न करे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका है KVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है VA हो सकता है, KVA हो सकता है या MVA हो सकता है। ये तीन में से कोई भी हो सकता है। जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं MVA में, सामान्य ट्रांसफार्मर KVA में, और छोटे ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग होता है, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो CTPT होता है उसका भी रेटिंग यही VA होता है। चलिए दोस्तों आगे, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? 25 का देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल प्राइमरी की मतलब केवल सप्लाई आवृत्ति पर, गलत है, ये गलत है। फिर लिखा है केवल सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर, ये भी गलत है। फिर लिखा है केवल क्रोड में अधिकतम फ्लक्स पर, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर लिखा है आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न संख्या पर। यहाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम निकाल सकते हैं फार्मूला के द्वारा। तो यहाँ विद्युत वाहक बल जो होता है E होता है, ये 4.44 5M, दोबारा लिख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, जो होता है E इक्वल टू 4.44 5M/FN। तो यहाँ फ्लक्स और मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी और टर्नों की संख्या, इस पर निर्भर करता है आपका विद्युत वाहक बल। तो आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? एमीटर के CT बताया जा रहा है। 26 नंबर का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जो CT होता है वो केवल एमीटर के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। CT जो होता है वो केवल एमीटर के साथ में प्रयोग में लाया जाता है। जो PT होता है वो वोल्ट मीटर के साथ में प्रयोग लाया जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में अगर बात करेगा तो दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ट्रांसफार्मर का क्रोड
पटलन निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। भंवरधारा हानियाँ, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 27 नंबर का ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ये नहीं है, ये दोनों नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, केवल पहला ऑप्शन सही है। अगला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखना वोल्टेज को बढ़ाता है, धारा को घटाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28 का। अगला देखिए, अगला है एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानियाँ मतलब 1000 वाट, अर्ध लोड पर हानियाँ कितनी होंगी? जो हानियाँ होती हैं ये मतलब जो लोड होता है, जो W जो लोड होता है ये होता है I²R। यदि इसको हम लोड मानते हैं, जब लोड जितना ज़्यादा लोड बढ़ाया जाएगा करंट उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब ये मान लीजिए मतलब इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे मान लीजिए ये 1000 वाट आपका पावर है, तो इसको हम करते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये नीचे हमारा 4 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 225 आएगा आपका। डी ऑप्शन सही है। मतलब जब लोड आधा होता है तो जो हानियाँ होती हैं वो 1/4 रह जाती हैं। जब लोड दुगना होता है तो हानियाँ जो है 4 गुना हो जाती हैं। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करके निकाल देते हैं, मतलब स्क्वायर में चलते हैं। अगला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती हैं? मतलब फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूले के द्वारा आप लोग बड़े ट्रिक के द्वारा बड़े आराम से याद कर सकते हैं। मतलब ये कॉपर लॉस पूछ रहा है, कॉपर लॉस किस टेस्टिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ याद रखिए आप लोग, एक जनरली एसएससी तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा हम कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस एसएससी जब लिखेंगे तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट के द्वारा कॉपर लॉस को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 का। अगर यहीं पर आयरन लॉस की जब भी बात करेगा तो आयरन लॉस को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? OIL, O से ओपन सर्किट और IL से आयरन लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा आयरन लॉस और SSC लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। अगला है एक ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में कह रहा है। वोल्टेज कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। आवृत्ति तो स्थिर रहती है लेकिन वोल्टेज कम नहीं होती, वोल्टेज बढ़ती है। तो ये तो गलत हो गया आपका, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, वोल्टेज बढ़ती है, सही है। धारा कम होती है, सही है। KVA स्थिर रहती है, ये सही है। अगला है धारा कम होती है, जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मतलब धारा तो कम होती है, ठीक है, धारा कम होती है, KVA कम होती है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर KVA, आवृत्ति, वोल्टेज तीनों बढ़ती हैं, ये भी गलत हो गया। KVA तो स्थिर रहती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है? टेप चेंजर जो होता है वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करता है। तो ये टेप चेंजर जो होता है इससे मतलब 3 प्रकार की चेंजिंग की जाती हैं। एक तो 7 प्लस माइनस 7.5% पर, और एक होता है प्लस माइनस 5% पर, और एक होता है प्लस माइनस 2.5% पर। टेप चेंजर के द्वारा वोल्टेज मतलब जो टर्न होते हैं, टर्न का रेशियो परिवर्तित किया जा सकता है। अगर टर्नों का रेशियो परिवर्तित किया जा सकता है तो उसी के अनुसार जब टर्नों को हम कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज भी बदल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अन्योन्य मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगर मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की बात दे देता है तो सेल्फ इंडक्शन हो जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ये। और जनरल सामान्य जो ट्रांसफार्मर है, ये डबल वाइंडिंग या ट्रिपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो उसको अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन कह सकते हैं। एक आप बैठे हैं और बगल में एक आपका मित्र बैठा है, उसी से हाथ मिला लीजिए, इसी से आपका पता चल रहा है कि आप म्यूचुअल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कुंडली आप हो जाइए, एक कुंडली बगल वाला व्यक्ति हो जाएगा, तो 2 कुंडलियाँ हो गई, आपस में हाथ मिला रहे तो वो म्यूचुअल हो गया, ठीक है दोस्तों, इसी से आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसमें एक
स्वपरिणामित्र मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है। यहाँ देखिए 34 नंबर, ये पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करता है, मतलब आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर गलत है। यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये तो सीटीपीटी होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या आपस में बराबर होती है, मतलब N1 इक्वल टू N2, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तो सीटीपीटी होते हैं, ठीक है। परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है, ये सही है, ठीक है। वितरण ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है, इसको अपने हाथ से हम मनचाही वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। अगला है एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये जो होता है ये रेशियो होता है, जो कपलिंग मान सकते हैं इसको, ठीक है। कपलिंग गुणांक या फेरों का अनुपात, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए N2/N1 इक्वल टू K, तो ये जो K होता है ये कपलिंग रेशियो होता है, इसी पर विचार करना चाहिए। ये कपलिंग रेशियो जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 1 से कम होता है, स्टेप अप में 1 से अधिक होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में मतलब इकाई होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें इकाई होता है ये कपलिंग गुणांक का वैल्यू। तो ऑप्शन आपका 35 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कथन को चयन करना है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। यंत्रीय ट्रांसफार्मर जो होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, निम्न विकल्पों में से कोई नहीं। ये तो हम पहले कैसे बता सकते हैं कि कोई सही नहीं है, ठीक है। 36 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर अगला है कि धारा ट्रांसफार्मर का प्राथमिक लाइन के समांतर में, ये तो एकदम गलत है। जो सीटी होता है लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक भू से जुड़ी होती है। प्राथमिक कहाँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तो द्वितीयक लाइन से जो मतलब भू जमीन से जुड़ी होती है, प्राथमिक हमारी लाइन से जुड़ी होती है। फिर लिखा है धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, ये सही है। अगर सेकेंडरी को ओपन छोड़ देंगे तो ये ब्लास्ट कर सकता है। अगला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। 37 का आपका बराबर पोलैरिटी मतलब ध्रुवता इसकी एक समान होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। धारा अनुपात समान, गलत, कुछ भी हो सकता है। बराबर वोल्टता अनुपात, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। की रेटिंग भी, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ट्रांसफार्मर में श्वसक मतलब ब्रीदर का कार्य है। तो ब्रीदर क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर वातावरण की वायु को अंदर की तरफ ले जाता है, उसकी नमी को अपने अंदर अवशोषित करने का कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है वायु आवागमन बढ़ाता है, गलत। तेल की सतह है बतलाता है, ये भी गलत। लेवल नहीं बताता है, उसके लिए तो मतलब लेवल इंडिकेटर लगा होता है, ऑयल इंडिकेटर, वही सतह बताता है। आर्द्रता सूखता है, यही ऑप्शन आपका सही है। तापक्रम कम करता है, ये एकदम गलत है। टेम्परेचर कम नहीं करता है, टेम्परेचर तो कम करने के लिए यहाँ तेल भरा जाता है या किसी गैस का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं। तो इसका 39 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवीए संनिर्धारण, ठीक है दोस्तों। ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवृत्तियों पर हो नहीं, दक्षता पर है नहीं, कुंडली की प्रतिबाधा पर नहीं हो सकता है, केवीए पर होता है। केवीए के अनुसार भार को मतलब बांटा जाता है दोनों ट्रांसफार्मर में जो ये, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। चार ऑप्शन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखिए, प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, ये तो होता है। द्वितीय कॉइल को ठंडा करना, ये भी होता है। अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, ये भी है, ठीक है। और प्रोवाइडिंग इंडक्शन कपलिंग, ये नहीं है, ये गलत है। ये तीनों सही, ये गलत है, जो नहीं है यही आपका सही है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं है, जो नहीं है वही सही है, मतलब इस पर आपको नंबर मिलेगा। ये वाला आपको वहाँ पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं है, जो कार्य नहीं है वही आपको जवाब देना है। तो मतलब ये वाला गलत है, तो यही आपका सही है, बाकी तीनों ये गलत माने जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसके लिए आपका सही हो जाएगा।
अगला है ट्रांसफार्मर में कॉपर आनियाँ निम्नलिखित में होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में कॉपर आनियाँ जब भी होती हैं तो वाइंडिंग में होंगी, ठीक है। तो क्रोड लिखा है, क्रोड में नहीं होती, इसमें आयरन लॉस होता है, ठीक है। वाइंडिंग में होती हैं, मेन बॉडी में नहीं होती हैं, ठीक है। बुशिंग में कहाँ होंगी? बुशिंग तो एक कुचालक पदार्थ मतलब चाइना के लिए, या फिर हम मतलब पोर्सलिन बता सकते हैं कि पोर्सलिन से बना हुआ होता है, तो इसमें कॉपर लॉस कहाँ से हो जाएंगे? ये गलत, बी ऑप्शन आपका सही था। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। देखिए दोस्तों, एक दिन और मैंने एक वीडियो बनाते समय उसमें भी बताया था 2 दिन पहले, अब फिर से देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से प्राइमरी और इस प्रकार से सेकेंडरी बाइंडिंग बनाए। जब प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग बनाए तो इनके दोनों के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। जब कोई सीधा संबंध नहीं होता है कि इन दो चालकों के बीच में जब कोई आपस में सीधा जॉइंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस हमेशा वहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है। अगर मेगर के द्वारा नापेंगे, एक मेगर का पॉइंट एस पे लगा दीजिए, एक इधर वाले पे लगाइए, एक प्राइमरी में लगाइए, एक सेकेंडरी में लगाइए, बीच में अगर देखेंगे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखाएगा, ठीक है, मतलब ओपन सर्किट की भांति दिखाएगा। यहाँ पर केवल रिलेशन होता है चुंबकीय रिलेशन, ठीक है, सीधे यांत्रिक रिलेशन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं विद्युतीय रिलेशन नहीं होता है। ये केवल फ्लक्स चुंबकीय रिलेशन होता है। चुंबकीय रिलेशन के द्वारा प्राइमरी की सप्लाई सेकेंडरी में, ठीक है, इंडक्शन के कारण चली जाती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस अगर देखेंगे मध्य में, तो किसी भी मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अगर इस स्थान पर ऑटो ट्रांसफार्मर होता तो यही प्रतिरोध जो है वो मतलब शून्य हो जाता। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए आपका इनफाइनाइट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इनफाइनाइट अनंत, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर होता तो आपका शून्य, पहला ऑप्शन सही हो जाता। अगला है समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंध। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो है वो डेल्टा स्टार होता है। ये 3 से 3 फेज, ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये सब गलत है, इनका उपयोग नहीं। समांतर प्रचालन के लिए जो संभव 3 फेज के दोनों ट्रांसफार्मर अगर रहेंगे तो वो मतलब डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अगला, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, बुशिंग ये ऐसा है, देख लीजिए ऑप्शन, देखिए सभी ऑप्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रोड, ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, क्रोड को सदैव टैंक के, ठीक है, क्रोड को सदैव टैंक के अंदर बंद किया जाता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। क्रोड तो बाहर से दिखाई देता नहीं है। सेकेंडरी बाइंडिंग ये भी बाहर से दिखाई नहीं देता है। प्राइमरी बाइंडिंग ये भी बाहर से नहीं दिखाई देता। केवल बुशिंग ऐसा है जो अंदर बाहर दोनों तरफ होता है, या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला भाग या बाहर से दिखाई देने वाला भाग केवल बुशिंग है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला लिखा है ट्रांसफार्मर निम्न पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों देखो किस पर कार्य करता है। केवल प्रत्यावर्ती धार, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। इसमें डीसी है, इसमें डीसी है, ये तो हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया है, एसी पर कार्य करता है। अगला है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित में से किस पर आधारित, मतलब निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो होती है 98% से अधिक, लगभग 100% के आसपास इसको ले लेते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में। भी ऑप्शन आपका सही है। अगला है ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर के तेल की बात की जा रही है, कौन सा गुण मतलब आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ठीक है। बेहतर ऊष्मा चालकता, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 47 का निम्न लो विस्कोसिटी, ये भी होता है, ठीक है। हवा में रखने पर सरलतापूर्वक आर्द्रता अवशोषक, ये गलत है। डी ऑप्शन आपका इसमें ये सही हो जाएगा। इस पर आपको इस पॉइंट पर आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तेल नहीं होना चाहिए, इसको अगर वायु में रख दिया जाए तो उसमें तुरंत नमी अवशोषित हो जाए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगला है ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है 48 का। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर की समान ध्रुवता होता है,
ये तो होता है, ठीक है। समान वोल्टेज अनुपात ये भी होता है, समान प्रतिशत प्रतिबाधा ये भी होता है, ये नहीं होता है। यही आपका सही है, बाकी ये सब गलत माने जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है नहीं लगा हुआ है, तो नहीं जो गलत होता है वही आपका ऑप्शन सही होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में वर्थ समान होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री, जो क्रोड बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। हॉट रोल्ड का उपयोग करते हैं, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, जो कोयला खदान होती हैं उसमें हॉट रोल्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन कोल्ड रोल्ड का जनरल ट्रांसफार्मर जो बनाए जाते हैं इसमें CRGO का उपयोग किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड होता है इसका पूरा नाम, कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कास्ट स्टील जो है इसका नहीं बनाया जाता है, इसमें आयरन लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्न में व्यक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग VA में अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, वोल्ट एम्पियर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। VA हो सकता है, KVA और MVA, तीन में से कोई भी हो सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में वर्तों की संख्या मतलब टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जिस साइड में वोल्टेज अधिक होता है उधर ही टर्नों की संख्या अधिक हो सकती है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से मैंने बना दिया, एक साइड में कम एक साइड में अधिक, तो इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम प्राइमरी, जिस साइड में हम सप्लाई जोड़ देंगे वो प्राइमरी, जिधर से हम प्राप्त करेंगे वो सेकेंडरी होता है। परंतु जिधर टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है उधर वोल्टेज अधिक होता है। तो बर्तों की संख्या अधिक होती है जिस साइड में ट्रांसफार्मर में वोल्टेज उच्च होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की ओर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ किसके द्वारा कम की जाती हैं। तो हिस्टैरिसीस हानियाँ जो होती हैं, तो सिलिकॉन की मात्रा जो अंश होता है वो हम अल्प मात्रा में सिलिकॉन मिला देते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही है बी, बाकी सब गलत हैं। अगला है किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में 53 नंबर का, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। 53 का आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये स्टेप अप हो जाता है। जब स्टेप अप होगा तो यहाँ पर करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, करंट का वैल्यू घट जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। रेक्टिफायर हो नहीं सकता, DC का कोई चांस नहीं है, और मतलब CT नहीं होता है, ये केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। तो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अगर बहुत बड़े पावर हाउस हैं तो उसमें 1 एम्पियर का CT लगता है। अगर मीडियम साइज़ के 33 और 66 kV के अगर ट्रांसफार्मर मतलब kV के जो पावर हाउस हैं उनके लिए 5 एम्पियर का CT लगाते हैं। या 132 kV से ऊपर के जो पावर हाउस हैं, ठीक है, तो उसके लिए 1 एम्पियर का CT उपयोग किया जाता है। तो मतलब सेकेंडरी जो है 1 से 5 हो सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है वोल्टेज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। वोल्टेज रिले का उपयोग जो होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन है नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हॉट रोड लिए तो हो ही नहीं सकता, जनरेटर के लिए करते ही नहीं, ट्रांसमिशन के लिए करते ही नहीं, केवल ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका सी ऑप्शन सही है। 500 मतलब जो होता है 500 से अधिक, ठीक है, 500 kVA से अधिक ऑयल ब्लास्ट कूलिंग क्षमता के जो होते हैं ट्रांसफार्मर उनके लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं कहीं 135 दिया है, कहीं कहीं 145 दिया है, लेकिन इसमें एकदम राइट जो है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग होता है। तो क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग जो है केवल CT मतलब CT ट्रांसफार्मर की भांति, जो क्लिप ऑन टेस्टर होता है वो एक प्रकार का CT ही होता है। इसकी प्राइमरी में केवल 1 टर्न या फिर सीधा वायर होता है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का CT होता है। CT जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे ये,
नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं, बिकॉज रियली होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे भी लगते हैं। तो आप कृपया करके इसको शेयर ज़रूर किया करिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ, और हम आशा करेंगे कि हमारे प्रत्येक वीडियो से आपका किसी भी टेक्निकल की परीक्षा में कम से कम 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से ही फंसेंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन को छांट करके मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाता हूं, तो कम से कम आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब, और तथा इसको अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हम उतना अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।